Hello everyone, this is CA Mukul Kedia, your chartered accountant, tax consultant and rank holder throughout in CA exams. Friends, once again you all are welcome to the GST crash course. आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया टाइम ऑफ सप्लाई कि जीएसटी किस टाइम पे लगता है। आज हम देखेंगे जीएसटी किस वैल्यू पे लगता है। हमने सेक्शन 9 में देखा था कि सेंट्रल जीएसटी एक्ट में कि इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी लगता है ऑन द वैल्यू डिसाइडेड अंडर सेक्शन 15। तो हम आज उसी वैल्यू की बात करेंगे। वैल्यूएशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। किसी भी टैक्स में दो तरीके के मेथड्स होते हैं। एक तो होता है जैसे फिक्स्ड अमाउंट, जैसे पेट्रोल के ऊपर लगता है कई बार कि 3 रुपये लीटर 4 रुपये लीटर, मतलब चाहे उनका सेलिंग प्राइस कोई भी हो, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है एज ए फिक्स्ड परसेंट, एज ए फिक्स्ड अमाउंट पर क्वांटिटी। मतलब 4 रुपये लीटर हो गया, चाहे पेट्रोल की रेट 40 रुपये हो चाहे 50 रुपये हो, गवर्नमेंट का टैक्स फिक्स रहेगा 4 रुपये लीटर। और एक टैक्स होता है एड वेलोरम टैक्स। एड वेलोरम का टैक्स का मतलब वो परसेंटेज टर्म्स में फिक्स्ड रहता है कि 10%। अब अगर 40 रुपये की सेल होगी तो 4 रुपये का टैक्स है, 50 रुपये का सेलिंग प्राइस होगा तो 5 रुपये का टैक्स है। वहाँ पे परसेंटेज टर्म्स फिक्स्ड रहेगी। तो सर जीएसटी में एड वेलोरम टैक्स है। यहाँ पे प्राइमरीली 4 रेट्स दे रखी है गवर्नमेंट ने, 5, 12, 18 और 28। ये चारों रेट्स फिक्स्ड रहती हैं। अगर आपका सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाती है, सेलिंग प्राइस कम हो जाता है तो टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाती है। अब वैल्यूएशन टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं जो आज हमें यूज़ करनी है। सबसे पहली डेफिनेशन है फैमिली। फैमिली का मतलब आप समझते हैं जैसे स्पाउस और चिल्ड्रन, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स। ये चारों तभी आएंगे अगर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब उनका लाइवलीहुड के लिए आपके ऊपर डिपेंड है, वो अपनी इनकम के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स, ये चारों तभी आएंगे अगर डिपेंडेंट है। और स्पाउस और चिल्ड्रन चाहे डिपेंड हो चाहे नहीं हो, चाहे वो खुद कमाते हो, पर फिर भी वो फैमिली का पार्ट है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। दूसरा हमारा कंसेप्ट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब हो गया कई बार आपको सेम किसी आइटम का सेलिंग प्राइस नहीं मिल पाएगा तो आपको उस केस में मार्केट वैल्यू पे जाना पड़ता है। मार्केट वैल्यू मतलब सिमिलर गुड्स के लिए, इसी टाइप के गुड्स के लिए जो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो रही है। मतलब सपोज आपने कोई टीवी सेल किया, या टीवी अपने अपने आपने सपोज टीवी अपने भाई को दे दिया, और भाई वो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में आ रहा है, तो भाई से तो आपने पैसे नहीं लिए। लेकिन हमने शेड्यूल 1 में कवर किया था कि ट्रांजैक्शन अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में होती है तो हम उसे सप्लाई कहते हैं। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे वैल्यू? तो ऐसी जगह पे हमें मार्केट वैल्यू यूज करनी पड़ती है कि उस टीवी की मार्केट में क्या वैल्यू है। अगर दोनों पार्टीज अनरिलेटेड हैं, जैसे वो सपोज दुकान पे कोई वो टीवी कितने में बिकता है, जहाँ पे बायर और सेलर दोनों रिलेटेड नहीं है और सेम कमर्शियल लेवल पे है। कमर्शियल लेवल का मतलब हो गया आप होलसेल रेट से होलसेल रेट को कंपेयर करेंगे, रिटेल रेट से रिटेल रेट को कंपेयर करेंगे। तो जैसे सपोज आपकी टीवी की रिटेल की शॉप है और आपने टीवी अपने भाई को गिफ्ट कर दिया, तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा वैसे टेलीविजन का रिटेल प्राइस कितना है। और तीसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हम समझते हैं कि जैसे आपने कोई कुछ सामान खरीदने गए तो उसके बदले आप उसकी जो पेमेंट करते हैं उसको कंसिडरेशन कहते हैं। ये तो हो गया उसका नॉर्मल मीनिंग। अब उसको जीएसटी में समझते हैं कि एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट जो आपने कर दी या करने वाले हैं, कैश में मनी की फॉर्म में करने वाले या इन काइंड करने वाले। जैसे आप टीवी खरीदने गए तो आपने 20,000 रुपये कैश दे दी और बदले और साथ में एक पुराना टीवी दे दिया, तो इन कैश या फिर इन काइंड। पर आपने किस लिए दी है कंसिडरेशन? फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। आपने पुराना टीवी किस लिए दिया है? नया टीवी खरीदने के लिए, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और तीसरी चीज, कंसिडरेशन कस्टमर से भी आ सकती है या किसी थर्ड पर्सन से भी आ सकती है। जैसे सपोज आपने कोई टेलीविजन खरीदा, 25,000 रुपये का टेलीविजन था, आपके पास 20,000 रुपये थे, आप अपने दोस्त के साथ गए, आपने अपने दोस्त को कह दिया यार एक बार तू मेरे ब्याह पे 5,000 रुपये दे दे। तो कंसिडरेशन कोई जरूरी नहीं है कस्टमर से ही आए, वो किसी थर्ड पर्सन से भी आ सकती है। बट इट शेल नॉट इंक्लूड द सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट मुझे कोई सब्सिडी देगी, सपोज मैं सेलर हूँ और मेरे को गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देगी, तो वो मेरी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर मेरे को किसी थर्ड पर्सन से कोई सब्सिडी मिल रही है तो वो मेरी कंसिडरेशन का पार्ट है। इसको मैं आगे भी कवर करूंगा वैल्यूएशन चैप्टर में भी। इसके अलावा दूसरे टाइप की कंसिडरेशन होती है कुछ ना करने के लिए हमें जो पेमेंट मिलती है। जैसे सपोज मेरी एक शॉप है और मेरे एक कॉम्पिटिटर आके, साथ वाली शॉप मेरे कॉम्पिटिटर ने ले ली। मैंने उसको कहा कि ये 10 लाख रुपए तू ले और इस सेक्टर में तू ये काम नहीं करेगा।
तो जो मैंने उसको कुछ ना करने के लिए, मतलब बिजनेस नहीं करने के लिए जो उसको 10 लाख रुपए दिए, इसको हम नॉन कम्पीट फीस भी बोलते हैं। तो ये भी कंसिडरेशन है एक तरह से, उसको जो मैंने कंसिडरेशन दी है। इसमें भी वही चीजें हैं कि कंसिडरेशन कस्टमर से भी आ सकती है, थर्ड पर्सन से भी आ सकती है। और एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट हमें समझना है डिपॉजिट का। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली, तो फिर उसके लिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी पड़ती है। या 3 महीने का रेंट एडवांस, 3 महीने का रेंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट ले ली। जैसे सपोज 50,000 रुपये महीने का रेंट था, तो 1.5 लाख रुपए की आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट ली। अब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की टर्म्स है कि जब आप प्रॉपर्टी खाली करके जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए वो लैंडलॉर्ड आपको वापस कर देगा। तो अगर उसने आपको वापस कर दिया तब तो ये डिपॉजिट मेरे कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। बट सपोज मैं किसी महीने रेंट देने से रह गया और उसने वो 1.5 लाख में से 50,000 रुपये अप्लाई कर दिए, तो वो कंसिडरेशन बन जाएगी। या सपोज जब मैंने प्रॉपर्टी खाली की तो उसने देखा कि जी आपने 70,000 रुपये का तो मेरा नुकसान कर दिया प्रॉपर्टी में, मेरे को उसको ठीक करना पड़ेगा। तो 70,000 रुपये की सिक्योरिटी आप उसने आपसे काट ली और 80,000 रुपये आपको वापस दिए। तो सर वो 70,000 रुपये भी कंसिडरेशन बन जाएंगे। मतलब डिपॉजिट मेरी कंसिडरेशन तब बनेगी अगर वो जो सामने वाला जो सप्लायर है उसने अप्लाई कर दी। अब हम देखते हैं सेक्शन 15 वैल्यूएशन। एक समरी है, इसको हम एक बार बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 15 कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगी उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू सिंपल होता है, जो जितने का हमने बिल बनाया, जितने हम रुपए दे रहे हैं उसको सामने वाले, हम सप्लायर को जो पेमेंट कर रहा है कस्टमर, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, विच इज द प्राइस एक्चुअली हम पे कर रहे हैं या पे करना है। बट इसकी दो कंडीशंस हैं। जो दोनों पार्टीज हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट, दे आर नॉट रिलेटेड, वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए। और दूसरा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। इसका मतलब कंसिडरेशन कैश में ही होनी चाहिए, इन काइंड कोई कंसिडरेशन नहीं होगी। या सपोज मैंने जो टीवी एक्सचेंज का एग्जांपल दिया था कि आपको टीवी खरीदने के 25,000 रुपये का टीवी था, 20,000 रुपये आपने कैश दे दिए और एक आपने पुराना टीवी दे दिया बदले में एक्सचेंज ऑफर में। तो इस केस में ये मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं लगेगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन वैल्यू तो मेरी खाली 20,000 रुपये हुई। 5,000 का तो या कितनी भी वैल्यू का तो मेरे को पुराना टीवी मिला है, तो उसमें फिर मेरे को और किसी तरीके से वैल्यूशन करनी पड़ेगी। ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सी आती है 15 सबसेक्शन 1 में? ट्रांजैक्शन वैल्यू आती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो प्राइस मैं एक्चुअली पे कर रहा हूँ, दो कंडीशन सेटिस्फाई होने पे, बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अब इसमें 15 की ट्रांजैक्शन वैल्यू में मेरे को 5 आइटम्स को ऐड करना होता है। अगर मेरे बिल में ऐड नहीं हो रखे तो मेरे को इनको अलग से ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई सा भी टैक्स अदर देन जीएसटी, किसी भी लॉ में, इंडिया में किसी भी लॉ में मैं कोई सा भी टैक्स पे कर रहा हूँ जीएसटी के अलावा, तो वो भी मेरे को ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। जैसे सपोज आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहां पे आपको रोड टैक्स लगता है या ग्रीन टैक्स लगता है, तो जीएसटी सबके बाद में लगेगा। पहले कार की बेसिक वैल्यू लग जाती है, फिर उसके ऊपर सारे टैक्सेस लग जाते हैं, फिर उन सब के बाद जो हम 28% जीएसटी लगाते हैं वो लास्ट में लगाते हैं। ऐसी टोबैको के केस में एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, तो जीएसटी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी ऐड होगा, मतलब यहाँ पे जीएसटी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। ऐसे और कोई सा भी टैक्स है जो हम चार्ज करते हैं, तो जीएसटी को हम उस टैक्स के बाद में चार्ज करना है। जैसे सपोज 1 लाख रुपए की आपने, सपोज करो 5 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीदी, फिर उसके ऊपर 50,000 रुपए का रोड टैक्स लग गया, तो जीएसटी अब आप 5.5 लाख रुपए पे लगाओगे, 5 लाख पे नहीं लगाओगे, 5.5 लाख पे लगाओगे। दूसरा आइटम है कोई ऐसा अमाउंट जो सप्लायर को देना था बट कस्टमर ने दे दिया। जैसे सपोज मैं एक टैक्सी किराए पे लेके शिमला गया यहाँ से, और मैंने उससे बात कर ली 10 रुपये किलोमीटर की। आने जाने के मेरे 800 किलोमीटर हुए, तो मेरे को 8,000 रुपये देने हैं। लेकिन मैंने क्या किया, रास्ते में आते जाते मैंने डीजल भरवा दिया था 4,000 रुपये का। तो मेरे को टैक्सी वाले ने वापस आते टाइम कहा कि जी अब आपने 4,000 रुपये का तो डीजल भरवा दिया, आप मेरे को खाली 4,000 रुपये दे दो, और उसने 4,000 का बिल बना के दे दिया। लेकिन इस केस में जीएसटी पूरे 8,000 पे लगेगा, क्योंकि जो मेरी उससे बात हुई थी डीजल के साथ, फ्यूल कॉस्ट के साथ बात हुई थी 10 रुपये किलोमीटर की, तो फ्यूल उसको भरवाना था जो जिसकी पेमेंट मैंने कर दी। लेकिन मैं उसके ऊपर जीएसटी पे करूंगा अगर मैं इस तरीके से कोई अपने कस्टमर से डायरेक्ट कोई सी पेमेंट करा दूं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका जीएसटी खत्म हो जाएगा, जीएसटी उस वैल्यू पे भी देना पड़ेगा। ऐसी एक एग्जांपल है सेल्स कमीशन का। सपोज आपने कोई कमीशन एजेंट बना रखा है, उसको कह रखा है कि जितने में मेरा सामान बिकेगा 5% मैं तेरे को दे दूंगा। तो वो कोई कस्टमर ढूंढ के लाया और 1 लाख रुपए की बात होगी। अब 1 लाख रुपए में से 5,000 तो मेरे को कमीशन एजेंट को देने हैं, लेकिन वो मेरे को देने हैं, बायर को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने अपने कस्टमर को कहा कि तू एक काम कर, 5,000 रुपये तो तू उसको एजेंट को दे दे और 95,000 मेरे को दे दे। और मैंने 95,000 का बिल बना दिया कस्टमर को, लेकिन मैं जीएसटी 1 लाख रुपए पे लगाऊंगा।
तीसरा केस है सर, कोई आप इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, जैसे पैकिंग आपने करा के दी या फिर ट्रांसपोर्ट करा के दिया आपका, आपने कोई फ्रेट चार्ज किया, पैकिंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंस चार्ज किया, कमीशन चार्ज किया, कोई वारंटी चार्जेस चार्ज किए, कुछ भी पेमेंट जो डिलीवरी तक, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब सामान की डिलीवरी तक आप कस्टमर से कुछ भी पेमेंट चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगाना पड़ेगा। फोर्थ है इंटरेस्ट या लेट फीस। सपोज कस्टमर ने पेमेंट करने में डिले कर दी, आपकी बात हुई थी 1000 रुपीज़ का, आपने आपने 10,000 रुपये में सेल किया कोई आइटम, और आपकी बात हुई थी कि 30 दिन में पेमेंट करनी है, अगर 30 दिन से डिले हो गया तो फिर 10 रुपये रोज की पेनल्टी लगेगी, और उसने फिर आपको पेमेंट की 10 दिन बाद, मतलब 40 दिन बाद टोटल, तो 10 रुपये के हिसाब से आपने 100 रुपये की पेनल्टी लगा दी। तो इस केस में जो जीएसटी लगेगा 10,100 रुपये पे लगेगा। 10,000 जो आपका बेसिक इनवॉइस वैल्यू थी और 100 रुपये की जो आपने पेनल्टी ली। लेकिन सपोज करो आप ये पेनल्टी वेव ऑफ कर देते हो, बाद में आप कस्टमर आपको कहता है जी मैं दिक्कत, या किसी भी रीजन से आप वो पेनल्टी वेव ऑफ कर देते हो, फिर वो ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं आएगी। ये इंटरेस्ट या लेट फीस तभी जुड़ेगी अगर वो एक्चुअल में पे होती है। और हमें टाइम ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इंटरेस्ट या लेट फीस जो डिले कंसिडरेशन के लिए होती है, इनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होता है जब ये हमें एक्चुअल में मिल जाए। नॉर्मल बाकी पूरे 10,000 रुपये के लिए तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस की डेट, लेकिन ये जो 100 रुपये का इंटरेस्ट जो मेरे को मिल रहा है या लेट फीस जो मेरे को मिल रही है, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन ये मेरे को मिल जाएंगे। और लास्ट आइटम है सब्सिडी, विच जो मेरे प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड है, बट वो गवर्नमेंट के अलावा किसी थर्ड पार्टी से मिल रही है। हमने ऊपर कंसिडरेशन की डेफिनेशन में भी आपको ध्यान है उसमें देखा था, एनी सब्सिडी अदर देन सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट बट शेल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से हमें कोई सब्सिडी मिलती है वो तो मेरी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मिलेगी। सपोज गवर्नमेंट ने मेरे को कह रखा है कि आप ये काम करो और आप ये सामान बेचो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दे कह रखा है सपोज, ऑल दो इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता, बट फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कह रखा है कि 2 रुपये पर इलेक्ट्रिसिटी की हम आपको, 2 रुपये पर यूनिट की गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, आप कस्टमर से बैलेंस चार्ज करना। लेकिन अगर किसी प्राइवेट आदमी से आपको सब्सिडी मिल रही है, जैसे सपोज आपका काम है स्कूल के बैग सेल करने का, और रिलायंस की कोई फाउंडेशन है, कोई सीएसआर कंपनी है रिलायंस की, कोई ट्रस्ट है, उसने कह दिया कि आप बैग बच्चों को नॉर्मली देते हो 500 रुपये में, और उसने आपको कहा कि आप बैग बच्चों को दो 400 रुपये में और 100 रुपये पर बैग आपको मैं दूंगी, रिलायंस की ट्रस्ट ने आपको बोला। तो सर आप स्टूडेंट से तो 400 रुपीज़ 400 रुपीज़ पर बैग ले रहे हो, पर जीएसटी पूरे 500 पे लगाओगे, क्योंकि जो 100 रुपीज़ की आपको सब्सिडी मिल रही है ये आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का या कंसिडरेशन का पार्ट है, क्योंकि ये सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं मिल रही, किसी प्राइवेट प्लेयर से मिल रही है। ये तो हमने देख लिया 5 आइटम्स जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमें ऐड करने हैं। अब हम एक आइटम ऐसा भी जो हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू से माइनस करना है, वो आइटम है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक तो ऐसा डिस्काउंट जो हमें सेल करते टाइम पता है और उसको हम इन्वॉइस में रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो वाला डिस्काउंट जो हमने इन्वॉइस में डाल दिया वो तो हमेशा माइनस होगा। जैसे सपोज आपने किसी आइटम की एमआरपी रख रखी है किसी आइटम की 10,000 रुपये और 10% डिस्काउंट, मतलब बिल ही आप 9,000 रुपये का बनाते हो तो आप जीएसटी 9,000 रुपये पे लगाओगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, सपोज आप शर्ट्स की सेल कर रहे हो और शर्ट्स के ऊपर आपने रख दिया कि एक शर्ट 2 शर्ट खरीदते हो तो 10% डिस्काउंट, 3 शर्ट खरीदते हो तो 20% डिस्काउंट। तो किसी आदमी ने 3 शर्ट खरीद लिए 3,000 रुपये के और उसके ऊपर आपने 20% डिस्काउंट उसके बिल में लगा दिया, तो आपने बिल पे ही कोई सा डिस्काउंट डाल दिया तो उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि फिर तो आपका इनवॉइस ही कम वैल्यू का बन रहा है। अब बिल में कोई डिस्काउंट है तो उसको आप आंख बंद करके माइनस कर दो, आपको उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन एक डिस्काउंट होता है जो हम बाद में देते हैं, जैसे वॉल्यूम डिस्काउंट या फिर ईयर एंड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट में हमें देखना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस मीट करते हैं तब तो वो डिस्काउंट को हम लेस कर देंगे, नहीं तो उस डिस्काउंट का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे पहली कंडीशन है, उस डिस्काउंट के लिए आपका कोई एग्रीमेंट बना होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ सप्लाई। जैसे आज आपने कोई सामान बेचा तो आज के दिन में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं आपको ईयर एंड पे इतना डिस्काउंट दूंगा। दूसरा, जो डिस्काउंट है वो मेरे को पता है कि कौन सी इनवॉइसेस के अगेंस्ट मिल रहा है, वो इनवॉइसेस से डायरेक्टली लिंक्ड हो जाना चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, जैसे उसके अगेंस्ट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कस्टमर रिवर्स कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो आज आपने कोई सामान बेचा 10,000 रुपये का और 10,000 रुपये के ऊपर 1,800 रुपये का आपने जीएसटी लगा दिया, ठीक है। फिर बाद में आपका कोई एग्रीमेंट है कस्टमर के साथ कि अगर आपने इतने यूनिट्स खरीद लिए तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा पुरानी सारी सेलिंग
मतलब आपने अगर पूरे साल मुझसे 100 यूनिट खरीद लिए तो मैं आपको हर यूनिट पे 10% डिस्काउंट दे दूंगा। और ईयर एंड में जाके उसने 100 यूनिट्स परचेज कर लिए तो आपने 1000 रुपये का डिस्काउंट, तो आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो ये वाला जो 10,000 का बिल था इसके ऊपर आपने 1000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब पहले आपने जीएसटी कितने पे किया था? 10,000 रुपये के ऊपर कितना? 1800 रुपये का जीएसटी। और कस्टमर था, उसने 1800 रुपये का इनपुट ले लिया था। ठीक है। अब आप 1000 रुपये का डिस्काउंट है तो आप उतने से वैल्यू कम कर रहे हो। तो वैल्यू कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट इशू करोगे आप कस्टमर को। उसको बोलोगे ठीक है ये 1000 रुपीज तो पे मत करना, जो आगे के बैलेंस है या आगे की जो ट्रांजेक्शन है उसमें 1000 रुपीज वो काट लेगा आपके। और 1000 रुपीज के ऊपर आपने उसे कह दिया कि ठीक है आप जीएसटी भी नहीं दोगे। मतलब वो ट्रांजेक्शन वैल्यू आपने, जीएसटी भी आपने उतना कम कर दिया जो आपको जीएसटी पे करना था। आपने सेलिंग प्राइस भी 10,000 से 9,000 कर दी और जीएसटी भी 1800 से कम करके, मतलब 10% उसके ऊपर, 1000 रुपये के ऊपर 180 का जीएसटी भी कम कर दिया। लेकिन कस्टमर तो ऑलरेडी पूरे 1800 का इनपुट ले चुका। तो अगर आप कम जीएसटी पे करोगे तो कस्टमर को भी उतना इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये इस कंडीशन में लिखी है कि अगर आपको ऐसा डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है जो आपने इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं किया, तो एक तो वो एग्रीमेंट के टर्म्स में होना चाहिए, किसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इनवॉइसेस किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट मिल रहा है उससे लिंक्ड होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर जो इनपुट क्रेडिट है, तो जितना आप टैक्स कम पे कर रहे हो, उस डिस्काउंट के ऊपर जो आप कम टैक्स पे कर रहे हो, उतने से कस्टमर इनपुट क्रेडिट को रिवर्स कर देगा। और वो रिवर्सल कैसे होता है? क्रेडिट नोट के थ्रू होता है। ये हम आगे टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में पढ़ेंगे क्रेडिट नोट के बारे में। जैसे आपने 10,000 रुपये प्लस जीएसटी का बिल बनाया, आप 1000 रुपये प्लस जीएसटी का क्रेडिट नोट इशू करोगे कस्टमर को, और कस्टमर उतने का इनपुट भी रिवर्स करेगा। 1000 रुपये के ऊपर 180 रुपये का इनपुट रिवर्स करेगा। तो इसमें कौन से डिस्काउंट आगे? मेरे जैसे वॉल्यूम डिस्काउंट आगे जो मैं ईयर एंड पे देता हूँ, या कोई ऐसा डिस्काउंट जो मैं सेल जिस दिन मैंने सामान बेचा उस दिन मेरे को पता है। लेकिन सपोज करो कस्टमर से पेमेंट नहीं आ रही थी, तो मैंने उसे बोल दिया, एक ऑफर दे दिया, ठीक है तो मेरे को आज पेमेंट कर दे, मैं 10% तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा। ऐसे डिस्काउंट के ऊपर मेरे को जीएसटी रिवर्स नहीं करना, क्योंकि ये डिस्काउंट मैंने जिस दिन सामान बेचा उस दिन मेरे को नहीं पता था इसके बारे में कुछ भी। अब हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ी थी रिलेटेड पार्टी, कि ये कंडीशन सेक्शन 15(1) तभी लगेगा बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड। तो रिलेटेड पार्टी क्या होते हैं हम देख लेते हैं। सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है रिलेटेड पार्टी, और ये पूरी एक्ट में खाली यहीं पे बता रखा है रिलेटेड पार्टी क्या होती है। और आपको ध्यान होगा शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा था कि ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन में, कि अगर कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में होती है तो उसको भी हम सप्लाई मानते हैं अगर वो विदाउट कंसिडरेशन हो। तो रिलेटेड पार्टी में आते हैं कोई ऑफिसर या डायरेक्टर जो एक दूसरे के बिजनेस में डायरेक्टर्स हैं, मतलब एक ही बिजनेस में कोई दोनों डायरेक्टर्स हो गए या पार्टनर्स हो गए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। और नॉर्मली कहीं पे रिलेटेड पार्टी में होते नहीं, पर जीएसटी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी रिलेटेड पार्टी में कवर किया गया है। फिर आगे 3 है कंट्रोल से रिलेटेड, कि आप एक को कोई दूसरा एक दूसरे को कंट्रोल करता है, या शेयर होल्डिंग है 25% से ज्यादा की, या इन दोनों को कोई थर्ड पार्टी, बायर सेलर दोनों को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है, या दोनों मिलकर किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये सब जो हम इनकम टैक्स वगैरह में पढ़ते हैं कि शेयर होल्डिंग है किसी की एक दूसरे में। और फिर एक टर्म है दे आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली मेंबर्स हैं, तो फैमिली क्या होती है हम ऊपर कवर कर चुके। और सर लास्ट टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर। आप एक दूसरे के सोल एजेंट हो या फिर सोल डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एक कंपनी है वो खाली मैन्युफैक्चरिंग करती है और दूसरी कंपनी है वो खाली उसी कंपनी है कि आइटम्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप करती है, या फिर उनकी सोल एजेंट है, सेलिंग एजेंट है। तो ये तो होते हैं रिलेटेड पार्टी। अगर रिलेटेड पार्टी होते हैं या प्राइस सेल कंसिडरेशन नहीं है, तो इस केस में हमने देखा सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 नहीं लगेगा। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं सेक्शन 15 की क्या थी। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब 15(1) के हिसाब से जो प्राइस है उसमें 15(2) के 5 आइटम्स ऐड कर देंगे और 15(3) के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लेस कर देंगे। उस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगा देंगे जो भी परसेंटेज है। लेकिन इसके लिए हमें कंडीशंस देखनी पड़ेगी। 2 कंडीशंस हैं। पहली, बायर और सेलर वो दोनों रिलेटेड नहीं है, और दूसरी, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब जो प्राइस है वो खाली कैश में पे हो रहा है या कैश या चेक के थ्रू पे हो रहा है, कोई इन काइंड कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन वायलेट होती है तो मेरे को सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 पे जाना पड़ेगा, और वो मेरे को कहता है कि एज पर रूल्स वैल्यूशन निकालो। फिर मेरे को वैल्यूएशन रूल्स देखने पड़ेंगे। और तीसरा मेथड है वैल्यूएशन का सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। ये मेरे को कहता है नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज। कुछ गुड्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं, जैसे एयर ट्रैवल एजेंट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उनके लिए गवर्नमेंट कहती है कि जो मैंने मेथड बता रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू करो। तो 3 मेथड्स हो गए वैल्यूएशन के। पहला तो ट्रांजैक्शन वैल्यू,
उसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने पे लगेगा। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर मेरी वॉयलेट होगी तो मैं वैल्यूएशन रूल्स के ऊपर चला जाऊंगा। और तीसरा है नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज के केस में जो गवर्नमेंट ने मेथड बता दिया मैं वो मेथड फॉलो करूंगा। अब मैं रूल्स वाली वैल्यूएशन देख लेता हूँ, सेक्शन 15 सब सेक्शन 4। ये सेक्शन कहता है कि अगर आप 15(1) के अकॉर्डिंग प्राइस नहीं निकाल पाते, मतलब बायर एंड सेलर रिलेटेड है आपस में, या फिर जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर आप रूल्स के अकॉर्डिंग निकालो। अब रूल्स पे जाने से पहले मैं रूल्स की भी 2 डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, उन दोनों डेफिनेशन देख लेते हैं। एक तो हो गई ओपन मार्केट वैल्यू। अपन मार्केट वैल्यू ऊपर कवर कर चुके, सिमिलर टर्म्स पे होता है ओपन मार्केट वैल्यू। मतलब कोई आइटम है, कोई सामान है, उसकी अगर सेम कमर्शियल लेवल पे सेम टाइम पे कहीं पे सेल हो रहा है बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी, तो उसकी कितने में उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो होगी मेरी ओपन मार्केट वैल्यू। सपोज जैसे वही सेम एग्जांपल, जैसे सपोज ऊपर मैंने कि मेरी टेलीविजन की शॉप है और मैंने अपने ब्रदर को टेलीविजन दे दिया, 50% डिस्काउंट पे दे दिया या गिफ्ट कर दिया, तो मैं बाहर बाकी कस्टमर्स को किस रेट पे टेलीविजन सेल कर रहा हूँ, वो मेरी ओपन मार्केट वैल्यू होगी। और दूसरा है गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ऊपर तो मैं बात कर रहा हूँ सेम टेलीविजन की, यहाँ पे मैं सपोज बात कर रहा हूँ कि मेरे पास उस मॉडल का और कोई सा टेलीविजन भी नहीं है, एक ही पीस था और वो मैंने अपने ब्रदर को गिफ्ट कर दिया। तो उस केस में मेरे को लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स देखने पड़ेंगे, मतलब सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में उसी टाइप के बाकी गुड्स को मैं किस रेट में बेच रहा हूँ। जो मतलब इसमें मैं ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होता है, बट थियोरेटिकली कंसेप्ट यही है कि नॉट द सेम गुड्स बट सिमिलर गुड्स। यहाँ पे सेम गुड्स नहीं है, सिमिलर गुड्स हैं। और ऊपर जो मैं बात कर रहा था वो सेम गुड्स की बात कर रहा था। अब चलो वैल्यूएशन के लिए जो 15(4) में अब हमारी 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन वॉयलेट होंगी, कोई सी भी एक कंडीशन वॉयलेट होगी तो मेरे को इन रूल्स के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। पहली कंडीशन थी कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, मतलब कुछ कैश दे रहा हूँ और कुछ काइंड में दे रहा हूँ। और दूसरी थी दो जो जो दोनों पार्टीज हैं वो रिलेटेड पार्टी हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ अगर कंसिडरेशन मनी में नहीं है। सपोज मैं टेलीविजन खरीदने गया, तो टेलीविजन वैसे तो मार्केट में सेल हो रहा था 25,000 रुपए का, लेकिन एक्सचेंज ऑफर में था कि 5,000 रुपए का डिस्काउंट था कि आप पुराना टीवी देके चले जाओ और पुराने टीवी की चाहे जो भी वैल्यू हो और आपको 20,000 रुपए कैश दे दो। तो वैल्यूएशन रूल्स मेरे को कहता है सबसे पहले तो आप निकाल लो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, मतलब अगर आपके पास अवेलेबल है उसी टेलीविजन का ओपन मार्केट वैल्यू, जैसे आप बिना एक्सचेंज ऑफर के 25,000 में सेल कर रहे हो तो आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है कि सेम मॉडल अगर आप 25,000 रुपए में दे रहे हो और कोई एक्सचेंज ऑफर में कोई आपको पुराना टीवी दे गया, आपने उसको 20,000 रुपए में दे दिया, तो मैं 20,000 प्लस पुराने टीवी के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं पहले देखूंगा वो मैं बाकी कस्टमर्स को कितने में दे रहा हूँ। बाकी कस्टमर्स को मैंने 25,000 में दिया, तो मैं इस केस में भी जीएसटी 25,000 पे लगाऊंगा। अब सपोज करो वो मेरे पास एक ही मॉडल था, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, वो मैंने मार्केट में सेल ही नहीं किया, वो एक ही मॉडल था और वो मॉडल मैंने एक्सचेंज ऑफर में सेल कर दिया। फिर उस केस में मैं देखूंगा कि कंसिडरेशन इन मनी, मतलब जो 20,000 रुपए प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन, मैं उसमें देखूंगा जो पुराना टीवी जो मेरे को देके गया मैं उसकी वैल्यूएशन लगवाऊंगा। तो 20,000 रुपए कैश प्लस जो इन काइंड में जो मेरे को मिला, जो मेरे को पुराना टीवी मिला, उसकी सपोज वैल्यू आती है 4,000 रुपए, तो मेरी टोटल कंसिडरेशन होगी 24,000। उसकी वैल्यू आती है 6,000 रुपए, तो मेरी टोटल कंसिडरेशन होगी 26,000। अब मैं ओपन मार्केट वैल्यू मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है उस टीवी की। और तीसरा मेथड, अगर ये दोनों मेथड फॉलो, उन दोनों मेथड फेल हो जाते हैं, ये जो मैं 4 मेथड है इस रूल 27 में, ये चारों मेथड मेरे को सीक्वेंशियली लगाने हैं। मतलब सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू देख ली, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मैं जितना कैश मिल रहा है प्लस जो इन काइंड मिल रहा है उसकी वैल्यू निकाल लूंगा। अगर इन काइंड वाले की भी वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, फिर मैं देखूंगा गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी मैंने बोला सिमिलर गुड्स, सेम गुड्स नहीं, सिमिलर गुड्स। मैं देखूंगा उस टाइप का टीवी और कोई सा भी मॉडल मैंने उसके आसपास का कोई सा मॉडल खरीदा है या और किसी मॉडल में डील कर रहा हूं तो उसकी कितनी वैल्यू है। लेकिन अगर कोई सा ही मेथड नहीं चल पा रहा तो मैं रूल 31 पे चला जाऊंगा। चलो मैं, ये तो होगी पहली कंडीशन अगर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की कि जहाँ पे दोनों पार्टीज रिलेटेड है आपस में। अब रिलेशन दो तरीके के हो सकता है, एक तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन, उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा रूल 29।
एक हो सकता है कि डिस्टिंक्ट पर्सन है या रिलेटेड पर्सन है। अब यहाँ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं सर? डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं मेरे एक ही पैन पे दो जीएसटी नंबर है, मतलब मेरी एक यूनिट हरियाणा में एक यूनिट दिल्ली में है, तो वो मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। या फिर दोनों यूनिट हरियाणा में और उन दोनों का मैंने अलग अलग जीएसटी नंबर ले रखा है, तो वो भी मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, मतलब दो जीएसटी नंबर। या फिर रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी क्या होते हैं वो मैं ऊपर डेफिनेशन कवर कर चुका। अगर इस टाइप की कोई ट्रांजेक्शन है तो अदर देन एजेंट, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा रूल 28। अब इसमें आपको ध्यान हो तो हमने शेड्यूल 1 में देखा था ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन, तो वहां पे भी ऐसी ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लग जाता है अगर वो विदाउट कंसिडरेशन होगी। तो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजेक्शन में अगर यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तब भी मेरे को रूल 28 में आना पड़ेगा जीएसटी लगाने के लिए, और अगर कोई कंसिडरेशन है तब भी मेरे को रूल 28 पे आना पड़ेगा जीएसटी लगाने के लिए। मैं जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसको इग्नोर कर दूंगा। सपोज करो एक कंपनी ने अपना स्टॉक एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया, तो ब्रांच ट्रांसफर मैंने बताया कि रिलेटेड पार्टी के बीच में होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं वो। तो अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ तब भी मेरे को रूल 28 पे आना पड़ेगा, और अगर मैंने सपोज इनवॉइस बना रखा है तब भी मेरे को रूल 28 के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब रूल 28 क्या कहता है? रूल 28 वही कहता है, सबसे पहले तो आप ओपन मार्केट वैल्यू निकालो कि यही गुड्स आप मार्केट में कितने में सेल कर रहे हो अनरिलेटेड पार्टी को। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर यहाँ पे सेकंड मेथड, ये नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन तो कुछ है ही नहीं, तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा सेकंड मेथड। हम सीधे आ जाएंगे ओपन मार्केट वैल्यू के बाद वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मतलब सिमिलर गुड्स आप मार्केट में कितने में सेल कर रहे हो। अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चले जाओ रूल 30-31 पे। 30-31 क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। अब इसमें दो कंडीशंस और दे रखी है गवर्नमेंट ने। पहली कंडीशन कि सपोज करो आप अपने किसी रिलेटेड पार्टी को कोई मटेरियल सेल करते हो, और आपको पता है वो पार्टी उस मटेरियल को आगे एज इट इज सेल कर देगी, मतलब वो उसे ना अपने यूज करेगी, ना मैन्युफैक्चरिंग में लेगी, ना अपने लिए यूज करेगी, वो एज इट इज उसकी ट्रेडिंग करेगी, उसको आगे सेल कर देगी। तो अगर आपकी रिलेटेड पार्टी होगी या आपकी ही ब्रांच होगी तो उस केस में आपको उसका सेलिंग प्राइस भी पता होगा कि वो बाहर मार्केट में कितने में सेल कर रही है, और आपकी जो ब्रांच सेल करेगी वो किसी अनरिलेटेड पर्सन को सेल करेगी। सपोज उसने आगे सेल करी 1 लाख रुपए में, तो गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप अपना ट्रांजेक्शन वैल्यू 90,000 कर दो। अब इसमें आप बोलेंगे कि जी हमें क्या पता वो आगे कितने में सेल करेगी, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस तो बाद में डिसाइड होगा। तो उसके लिए आपको उसी आइटम का सेलिंग प्राइस मत लो, आप लाइक काइंड एंड क्वालिटी मतलब सिमिलर गुड्स का सेलिंग प्राइस ले लो कि उस दिन या उसके आसपास की डेट में उसने सिमिलर गुड्स मार्केट में मतलब थर्ड पार्टी को कितने में सेल करें। तो जितने में भी उसने सेल करें, सपोज 1 लाख रुपए में सेल करें, तो आप उसका 10% मार्जिन छोड़ के आप 90% मतलब 90,000 की आप अपनी वैल्यू दिखा दो। और एक और गवर्नमेंट ने अपने को बेनिफिट दे दिया इस केस में कि अगर जो आपका कस्टमर है, जो रेसिपिएंट है, आपकी जो ब्रांच है, उसको फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है उस ट्रांजैक्शन का, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कह दिया जो आप वैल्यू डिक्लेयर करोगे इनवॉइस पे हम उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी होती तो स्टॉक ट्रांसफर के केस में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर हमारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और उसके लिए हमें सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में नहीं जाना पड़ता, 15 सबसेक्शन 4 में आना पड़ता, और फिर हमें ओपन मार्केट वैल्यू डिसाइड निकालनी पड़ती, जो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता। तो उस कंडीशन को, उस चीज को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक काफी सिंपल रूल डाल दिया कि अगर कस्टमर को पूरा इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, आपने जो वैल्यू डाल दी हम उसी को फुल वैल्यू मान लेंगे। अब तीसरी बात कर लेते हैं हम एजेंट के केस में क्या करेंगे। एजेंट के केस में भी सेम है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि पहले तो आप ओपन मार्केट वैल्यू निकालो कि उस ट्रांजेक्शन की ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है। दूसरा गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप वो एजेंट फर्दर कितने में सेल कर रहा है उसका 90% निकाल लो, और यहां से कहीं से नहीं निकाल पाते तो अगेन रूल 30 या रूल 31 पे चले जाओ। अब बात करते हैं रूल 30 की। रूल 30 सिंपल है, कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। रूल 30 कहता है कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट आई है आपकी, सपोज कॉस्ट आई है 1 लाख रुपए, तो 1,10,000 रुपए में आप वैल्यू कर दो। पर हमें रूल 30 पे तभी जाना है अगर हमारे ऊपर के तीनों रूल, रूल 27, 28, 29, तीनों रूल फेल हो गए, हमें तभी रूल 30 पे जाना है। अगर हमारी ऊपर वैल्यू निकल गई तो हमें रूल 30 पे डायरेक्ट जंप नहीं करना। रूल 30 कहता है जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, या अगर आपने कोई सामान खरीद के बेचा है तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आप उसका 110% पे उसको वैल्यू कर दो।
सिमिलरली सर्विस के केस में जो आपकी सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट है उसका आप 110% निकाल लो। लेकिन कॉस्ट निकालना हर बार पॉसिबल नहीं होता। एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते या सर्विस सेक्टर के केस में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने आपके ऊपर छोड़ दिया रेसिडुअल मेथड। मतलब जैसे इनकम टैक्स में होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, वैसे यहाँ पे बना दिया बेस्ट जजमेंट मेथड। आप अपनी जजमेंट से जो भी आपको लगता है बेस्ट मेथड, कोई रीजनेबल मीन्स, आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लो। लेकिन रूल 31 पे आपको तब आना पड़ेगा जब आप रूल 30 के अकॉर्डिंग भी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अबाउट। लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने एक एग्जाम्पशन दे दी कि अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो आप रूल 30 को इग्नोर कर सकते हो और डायरेक्ट रूल 31 पे आ सकते हो, क्योंकि सर्विस सेक्टर के लिए कॉस्ट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता काफी बार। चलो ये तो हो गया हमारा सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 कि अगर हम दो कंडीशंस में से कोई सी भी कंडीशन हम मीट नहीं कर पा रहे कि बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो उस केस में हमें वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी एज पर रूल्स। रूल्स एंड 27, 28, 29। और अगर इन तीनों रूल से भी नहीं आ रही तो रूल 30, और नहीं तो रूल लास्ट में रूल 31। रूल 31 में तो आपको वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी कोई ना कोई रीजनेबल मीन्स लगा के। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 की, जो हमारी लास्ट टाइप की सप्लाई थी कि नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज के लिए। ये सेक्शन हमें कहता है कि सच सप्लाई एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट शैल बी डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मतलब जो गवर्नमेंट ने बता दिया आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालोगे। अब इसमें दो रूल्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई करें। एक तो रूल 32, ये ऑप्शनल बेसिस पे है। मतलब रूल 32 के आइटम्स को आप ट्रांजेक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग भी वैल्यूएशन कर सकते हो, या गवर्नमेंट ने एक ऑप्शनल मेथड आपको बता दिया आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। और एक है रूल 31A, ये कंपलसरी है लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के केस में। जो रूल गवर्नमेंट ने बता दिया आपको उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू करनी है। तो पहले रूल 31A देख लेते हैं। अब ये रूल भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले तो लॉटरी के केस में, लॉटरी के केस में 28% जीएसटी लगता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल रूल बना दिया, जो भी फेस वैल्यू होगा उसका 100/128। जैसे सपोज आपकी 1280 रुपए की टिकट है, तो 1280 इंटू 100/128, मतलब 1000 रुपीज आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू बन जाएगा। आप 1000 रुपीज के ऊपर जीएसटी पे करोगे। आप जो फेस वैल्यू है वो आप उसको इंक्लूडिंग जीएसटी मान लोगे। और फेस वैल्यू या फिर प्राइस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट बाय द स्टेट, इसमें स्टेट की होती है लॉटरी हमेशा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्राइस नोटिफाई कर दिया फेस वैल्यू विच एवर इज हायर, उसको आप 100/128 से डिवाइड कर दोगे। और दूसरा आता है एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, जैसे हो गया बैटिंग गैम्बलिंग या हॉर्स ट्रेडिंग। तो उसके केस में गवर्नमेंट ने सिंपल कर दिया, जितने की भी फेस वैल्यू है, जितने की आप बैटिंग कर रहे हो गैम्बलिंग कर रहे हो, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू को 100% ऑफ फेस वैल्यू को आप अपनी ट्रांजेक्शन वैल्यू मानोगे और उसके ऊपर जीएसटी पे करोगे। अब दूसरा बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ नोटिफाइड सप्लाईज। अब इसमें सर काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जो 31A रूल है ये कंपलसरी है, इसमें आपको इसी मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यू करनी पड़ेगी। लेकिन जो 32 में जो 5-6 केसेस हैं ये ऑप्शनल है। इसमें सप्लायर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इस रूल में आएगा, नहीं तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू निकाल लेगा। तो इसमें पहला कैटेगरी है मनी चेंजिंग एजेंट या फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी में जो डील कर रहे हैं, फॉरेक्स डीलर हैं जो। अब इनके लिए भी गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दे दिए, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, अब हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन आईएनआर में है या नहीं है। जैसे सपोज मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया कि मेरे को कोई आप सपोज फॉरेन करेंसी के डीलर हो और आपके पास कोई कस्टमर आया, वो आपको कहता है कि मेरे को 1000 US डॉलर चाहिए, कि वो कहीं बाहर घूमने जा रहा है, वो आपसे कहता है मेरे को 1000 US डॉलर चाहिए। तो उस केस में आप देखोगे आरबीआई का रेफरेंस रेट, सपोज आरबीआई का रेट है उस दिन 70 रुपए का फॉर $1। तो आप उसको 70 की जगह आप उसको दे रहे हो डॉलर 71 रुपीज में। तो फिर आपके लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी जो ₹1 का आपका मार्जिन है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग रेट और आरबीआई के रेफरेंस रेट। तो ₹1 इंटू $1000, उसने $1000 आपसे लिए, तो आपके लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी ₹1000। सिमिलरली वो अगर आपको डॉलर बेचने आए हैं, मतलब आप उससे डॉलर खरीद रहे हो, तो आपने डॉलर खरीदे उससे 69 रुपीज में, तो आरबीआई की रेट थी 70 रुपीज, आपने खरीदे कुछ 69 में, तो अगेन आपका मार्जिन हो गया ₹1 का, तो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू की 1 इंटू 1000 रुपीज। अब 1000 के ऊपर जीएसटी दे दोगे। लेकिन सपोज करो कोई ऐसी करेंसी है जिसके लिए आरबीआई की रेट ही अवेलेबल नहीं है,
तो उस केस में आप देखो कि जितने आप INR में उससे ट्रांजेक्शन एक्सचेंज कर रहे हो, जैसे मैं डॉलर के केस में बोलूँ कि डॉलर की INR रेट, सपोज RBI रेट अवेलेबल नहीं है, तो आपने डॉलर उसकी ट्रांजेक्शन करी 71 रुपीज़ के हिसाब से, तो आपके लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी 71,000, जितने की INR की करेंसी आपने एक्सचेंज किए, तो 71,000 का 1% मतलब 710 रुपये, आप 710 रुपये के ऊपर GST पे करोगे। अब दूसरा टाइप होता है इसमें कि कोई सी भी करेंसी इंडियन करेंसी है ही नहीं, जैसे कोई आदमी आए वो डॉलर के अगेंस्ट पाउंड या पाउंड के अगेंस्ट डॉलर एक्सचेंज कराने आए, तो आप डॉलर और पाउंड दोनों की INR की वैल्यू निकालोगे एज पर दी RBI रेट। सपोज कोई आदमी आया कि मेरे को $1000 के अगेंस्ट 800 पाउंड दे दो, तो आप उसमें देखोगे $1000 की कितनी वैल्यू, वैल्यू आई सपोज 70,000 रुपये, और आप देखोगे 800 पाउंड की कितनी वैल्यू है, वो वैल्यू आई सपोज 72,000 रुपीज। तो आप देखोगे 70,000 या 72,000 विच एवर इज लोअर, तो 70,000 कम है, अब 70,000 का 1% मतलब 700 रुपये आपके लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी। ये इसको ध्यान से देखना, ये कब लगेगा ये वाला मेथड, जब कोई सी भी करेंसी INR में नहीं है, सपोज डॉलर पाउंड की ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप दोनों करेंसी को INR में कन्वर्ट कर लोगे एज पर RBI रेफरेंस रेट, फिर जो भी करेंसी की वैल्यू कम आ रही है आप उसका 1% अपनी ट्रांजेक्शन वैल्यू मान लोगे और उसके ऊपर GST पे कर दोगे। ये तो हो गया पहला मेथड जिसमें हमें RBI के रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्जन करना पड़ रहा है। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरे मेथड में हम सिंपल देखेंगे कि हमारी INR में कितनी करेंसी एक्सचेंज हो रही है। अगर हमारी ये स्लैब रेट मेथड है, अगर हमारी ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए तक की है, कि सपोज मैंने किसी को $1000 दिए, उसके अगेंस्ट मैंने 70,000 रुपये उसे दिए या लिए, तो मैं उस केस में देखूंगा 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, मतलब 70,000 का 1% हो गया 700 रुपये, और मिनिमम मेरे को देखने पड़ेंगे 250 रुपीज़। जैसे अगर 25,000 से रुपये कम की ट्रांजेक्शन होगी, तो जब 20,000 की ट्रांजेक्शन हुई तो उसके ऊपर आता है 200 रुपये, लेकिन 200 नहीं, मिनिमम मेरे को 250 रुपये देने पड़ेंगे पर ट्रांजेक्शन, और 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर हो जाएगा 1,000 रुपये। अब 1 लाख से 10 लाख तक गया, तो 1 लाख के तो पहले 1 लाख के तो 1,000 रुपये थे, और ऊपर के जो 9 लाख रुपए होंगे उसके ऊपर मैं देखूंगा 0.5%, मतलब 2 लाख रुपए हुए, तो पहले 1 लाख पे 1,000 रुपये, अगले 1 लाख पे 500 रुपये। सिमिलरली अगर 10 लाख हुए, तो पहले 1 लाख पे 1,000 रुपये, अगले 9 लाख पे 4,500 रुपये, मतलब 0.5% ऑफ 9 लैक्स। अब अगर मैं 10 लाख के ऊपर गया, तो 10 लाख तक तो मेरे 5,500 रुपये हो गए थे, वो तो मैं बेसिक के ऊपर पे कर दूंगा, और जो 10 लाख के ऊपर जितने भी वैल्यू होगी उसका मैं दूंगा 0.1%। सपोज मेरी ट्रांजेक्शन हुई 20 लाख रुपए की, तो पहले 10 लाख में मैंने दे दिए 5,500 रुपये। अब जो अगले 10 लाख होंगे उसके ऊपर मैं दूंगा 0.1%। 0.1% होता है मेरा फिर 1,000 रुपये, मतलब टोटल होगा मेरा 6,500। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि 60,000 रुपये से ऊपर आप किसी भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू नहीं दिखाओगे। मैं एक्चुअल में जो मेरे को वैल्यू एक्सचेंज रेट होती है, मैं मार्जिन जो मर्जी लेता रहूं, बट यहाँ पे मैं खाली GST पे करने के लिए मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू निकाल रहा हूँ। और ये आप ध्यान रखना, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये रेट लगानी है आपको पर ट्रांजेक्शन। सपोज करो आपकी पूरे साल में ट्रांजेक्शन होती है 50 लाख की, लेकिन है वो 1 1 लाख रुपए की 50 ट्रांजेक्शन है, तो आप सारी ट्रांजेक्शन को पहली कैटेगरी में 1% के हिसाब से हर ट्रांजेक्शन पे 1 1 हज़ार रुपये आप दोगे। आप डायरेक्ट थर्ड में जंप नहीं कर दोगे कि मैंने पूरे साल में 50 लाख का काम किया तो मैं 50 लाख के ऊपर 0.1% दे दूं, नहीं, ये आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी हर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी, जो भी ऑप्शन आपने एक बार एक्सरसाइज कर लिया फिर आप उसको ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट के लिए गवर्नमेंट ने सिंपल कर दिया कि अगर आप डोमेस्टिक बुकिंग करते हो तब तो 5% ऑफ बेस फेयर, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बुकिंग करते हो तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। इसमें आपको टैक्सेस वगैरह ऐड नहीं करने, जो टिकट का जो बेसिक फेयर है उसके ऊपर 5% या 10%। अब तीसरी कैटेगरी है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस में दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक तो प्योर रिस्क पॉलिसी जैसे टर्म प्लान होता है, इस केस में डेथ होने पे पेमेंट मिलती है, विदाउट डेथ पेमेंट नहीं मिलती। अगर ऐसी कोई प्योर रिस्क पॉलिसी है तो वो पॉलिसी मेरी पूरी सर्विस होती है, उसमें जितने का भी मैं प्रीमियम दे रहा हूँ उसके ऊपर पूरा GST देना है। सपोज 10,000, 1 करोड़ की टर्म प्लान ले लिया, उसके ऊपर 10,000 रुपये का प्रीमियम है, तो 10,000 रुपये के ऊपर 18% GST देना है मेरे को। लेकिन एक होता है कंपोजिट प्लान। कंपोजिट प्लान में रिस्क कवर भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होती है, कि उसमें होता है कि आप कुछ पेमेंट करते जाओ, अगर डेथ होगी तो डेथ के केस में आपको पेमेंट मिलेगी, नहीं तो 20 साल बाद या 25 साल बाद आपको एक
अलग से भी कोई पेमेंट मिलेगी, गारंटेड या नॉन गारंटेड कैसे भी हो सकती है। मतलब इसमें रिस्क कवर भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा, अगर ये हमें ब्रेकअप इंटीमेट कर दिया क्या, जब हमने पॉलिसी ली उस टाइम पे हमें ब्रेकअप बता दिया क्या कि आपका 40% अमाउंट इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, 60% रिस्क कवर की तरफ जा रहा है, या जो भी ब्रेकअप है वो अगर हमें पॉलिसी लेते टाइम इंटीमेट कर दिया, तो मैं जो प्रीमियम है उसमें से जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ये हमें पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम कहीं पे, कोई इन सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता। तो सपोज आपने कोई एलआईसी का ऐसा प्लान लिया कि आप हर साल 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम देते रहो, अगर डेथ 25 साल तक या 12 साल तक आप प्रीमियम दो, अगर डेथ हो गई तो डेथ के केस में तो आपको कुछ पेमेंट मिलती है, अगर डेथ नहीं हुई तो 25 साल बाद आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, या जो भी बोनस बनता है आपको वो मिल जाएगा। तो ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। अब अगर इसमें जो 1 लाख रुपए का मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, इसका मेरे को ब्रेकअप पता है कि कितना मेरा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, कितना मेरा टुवर्ड्स कवरेज जा रहा है, तब तो मैं जो कवरेज जा रहा है उसी के ऊपर जीएसटी दूंगा, इन्वेस्टमेंट का पोर्शन मैं अपना हटा दूंगा। लेकिन अगर मेरे को ये ब्रेकअप नहीं बताया गया एट द टाइम ऑफ पॉलिसी, तो फिर वही, अगर मेरे को ब्रेकअप नहीं पता तो मैं कोई नॉशनल वैल्यू लूंगा। नॉशनल वैल्यू में फिर मेरे को देखना पड़ेगा मेरी किस टाइप की पॉलिसी है। अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो 10% ऑफ प्रीमियम, कि अगर सिंपल सिंगल आपको साल खाली वन टाइम आपको प्रीमियम देना है 1 लाख रुपए का, तो उस केस में मेरी वैल्यू होगी 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए के ऊपर मैं जीएसटी दूंगा, मतलब मेरी इफेक्टिव रेट होगी 1.8%। और अगर मेरी एनुअल पॉलिसी है, मतलब मेरे को कई सालों तक प्रीमियम देना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने भी साल हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा साल तक प्रीमियम देना है, तो उस केस में मैं फर्स्ट ईयर होता है 25% ऑफ प्रीमियम, मतलब जीएसटी की रेट आती है 4.5%, और सब्सिक्वेंट ईयर में हो जाएगा 12.5% ऑफ प्रीमियम। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए की पॉलिसी 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहा हूँ, तो पहले साल तो होगा 25,000 रुपए के ऊपर मेरे को 4,500 रुपए का जीएसटी देना पड़ेगा, और दूसरे साल से जो वैल्यू होगी वो होगी 12,500 की, उसके ऊपर मेरे को 2,250 रुपीज का जीएसटी देना पड़ेगा। अब अगली कैटेगरी देख लेते हैं। अगर मैं सेकंड हैंड गुड्स का डीलर हूँ, मैं परचेज सेल करता हूँ सेकंड हैंड गुड्स, तो मैं या तो अगर मैं नॉर्मल मेथड के ऊपर चलता रहूँ, मैं इनपुट क्रेडिट लेता रहूँ और मैं जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी उसके ऊपर जीएसटी पे कर दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें मेरे को एक स्कीम भी दे दी, एक ऑप्शन दे दिया, मार्जिन स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है कि मैं सेकंड हैंड गुड्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या उनको आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग सेल कर रहा हूँ। जैसे कोई मेरे पास गाड़ी आई पुरानी, मैंने उस गाड़ी को थोड़ा पेंट वेंट कर दिया, उसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग कर दी, उसके बाद उसको सेल कर दिया। अब मैंने गाड़ी सपोज खरीदी थी 1 लाख में, उसको सेल कर दिया 1.5 लाख में, तो गवर्नमेंट कहती है 50,000 रुपए के ऊपर जीएसटी दे दो, वैल्यू शैल बी सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। लेकिन इसमें दो कंडीशंस हैं, पहला, मैं सेकंड हैंड गुड्स में खाली ट्रेडिंग करूंगा या माइनर प्रोसेसिंग करूंगा, और दूसरा, जब मैंने परचेज किया उस टाइम कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लूंगा। तो जो डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, मैं उसके ऊपर जीएसटी पे कर दूंगा। लेकिन अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है, सपोज मैंने खरीदी थी 1 लाख में और बेचनी पड़ गई मेरे को 90,000 में, तो जो डिफरेंस है मैं उस नेगेटिव डिफरेंस है उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। अब इसमें एक बैंक के लिए गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दे दिया, या एक और ऑप्शन दे दिया बैंक्स को, बेनिफिट तो नहीं है, एक ऑप्शन दे दिया कि अगर बैंक को, सपोज आपने कोई गाड़ी बैंक से लोन पे ले रखी थी, सैलरी इंडिविजुअल हो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, आपने कोई गाड़ी बैंक से लोन पे ले रखी थी और आपने ईएमआई नहीं दी, तो बैंक वो गाड़ी लेके वापस चला गया, तो उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालें। तो उसके लिए बैंक वो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे दिया कि जितने में उस एम्प्लॉय ने गाड़ी खरीदी थी उसमें से मैं डेप्रिशिएट कर दूंगा वैल्यू 5% फॉर एवरी क्वार्टर, मतलब मैं साल का 20% के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट कर दूंगा। तो सपोज अगर 1 साल पहले गाड़ी खरीदी थी तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5% फॉर एवरी क्वार्टर के हिसाब से होगा, हो जाएगा 20%, 20,000 रुपये। तो मैं उसकी परचेज वैल्यू मान लूंगा 80,000 रुपीज। तो ये किस केस में लगेगा, इसके लिए कंडीशन कि गुड्स रिपोजेस करें डिफॉल्टिंग बोरोवर से, और वो बोरोवर अनरजिस्टर्ड था। अगर रजिस्टर्ड था तब तो उसने, रजिस्टर्ड पर्सन ने जितने में सेल करी मेरे लिए वही हो जाएगी परचेज वैल्यू। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड था तो उस केस में मैं देखूंगा कि उसकी परचेज प्राइस कितनी थी, उसमें से मैं 5% फॉर एवरी क्वार्टर लेस कर दूंगा। और एक क्वार्टर में कहाँ से कहाँ तक के देखूंगा, जिस दिन उसने खरीदी, बोरोवर ने खरीदी, और जिस दिन बैंक ने सेल करी, उनके बीच में देखूंगा कितने क्वार्टर हो गए। और हमारे जीएसटी में जहाँ पे भी हम क्वार्टर वर्ड यूज करते हैं, क्वार्टर हमारे खाली 4 होते हैं, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। और पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी हम क्वार्टर मानते हैं। अगर आपने जून में खरीदी तब भी पूरा क्वार्टर है,
या अगर आप जनवरी में बेच रहे हो तब भी पूरा क्वार्टर यूज होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है वाउचर। जैसे कई बार क्या होता है कि आप 1000 रुपए के वाउचर आप 500 रुपए में सेल कर देते हो, ये 500 रुपए में वाउचर ले लो, इसके अगेंस्ट आप 1000 रुपीज की परचेज कर सकते हो। तो वाउचर के केस में गवर्नमेंट ने कह दिया मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर। मतलब जितने में वो रिडीम होंगे हमारे लिए वो ट्रांजेक्शन वैल्यू, जितने के वाउचर इशू करे वो नहीं। चाहे आपको मिले 500 रुपए पर, अगर उसके अगेंस्ट 1000 रुपए का सामान मिल रहा है तो जीएसटी 1000 के ऊपर लगेगा। और ये गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है, ऑल्दो इसमें कुछ नोटिफाई नहीं किया, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन होती है, वो ट्रांजेक्शन कैसी, नोटिफाइड सर्विसेज, हम यहाँ गुड्स की बात नहीं कर रहे, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब दो ब्रांचेस के बीच में कोई सर्विसेज होती है जहाँ पे आईटीसी अवेलेबल है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम निल मान लेंगे। लेकिन इस केस में आज तक गवर्नमेंट ने किसी भी सर्विस को अभी तक नोटिफाई नहीं किया। तो ये जो हमारी हेड ऑफिस की सर्विसेज होती हैं या कोई भी दो ब्रांचेस के बीच में कोई सी भी सर्विस होती है, स्टॉक ट्रांसफर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि गुड्स नहीं है, खाली सर्विसेज है। अगर कोई सी सर्विस को गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है तो उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू को निल मान लेंगे, अगर रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है तो। अगर गवर्नमेंट इसमें हेड ऑफिस सर्विसेज को नोटिफाई कर दे तो काफी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा इंडस्ट्री के लिए। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है प्योर एजेंट। ये पहले हमारे सर्विस टैक्स में भी होता था और चार्टेड अकाउंटेंट्स को तो ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आता है। अब पहले प्योर एजेंट होता कौन है हम ये समझ लेते हैं। प्योर एजेंट वो आदमी होता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में एंटर करता है कि मैं सपोज मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे को एक कंपनी बनानी है। तो जो कोई आदमी मेरे पास आया तो उसने कहा जी आप मेरे बिहाफ पे कंपनी बना दो, तो मैंने उससे कहा यार आरओसी में फीस वगैरह पे होगी, तो मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट एंटर कर लिया कि ठीक है आरओसी में जो भी फीस होगी मैं तेरे बिहाफ पे पे कर दूंगा। और जो मैंने पेमेंट करी मैं उसका कोई टाइटल होल्ड नहीं कर रहा, मतलब जो मैं आरओसी में फीस पे कर रहा हूँ उसके ऊपर मेरा कोई टाइटल नहीं है और ना मैं उनको अपने लिए यूज कर रहा, और मैं जो एक्चुअल अमाउंट है वही कस्टमर से रिकवर कर रहा हूँ, तो फिर मैं प्योर एजेंट बन जाऊंगा। प्योर एजेंट कौन हो गए, जैसे कंपनी बनाते टाइम मैंने आरओसी की फीस पे कर दी, या कोई क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो गया वो मेरे बिहाफ पे कस्टम ड्यूटी पे कर देता है या कोई पोर्ट चार्जेस पे कर देता है, ये सब प्योर एजेंट हो जाते हैं। मतलब जिसमें वो खुद एंजॉय नहीं कर रहे उस सर्विस को, वो खाली अपने कस्टमर के बिहाफ पे एक बार को पेमेंट कर रहे हैं और फिर उनसे जितना उन्होंने पेमेंट की एक्चुअल अमाउंट रिम्बर्स कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। अब प्योर एजेंट एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय प्योर एजेंट हम उसे जीएसटी से बाहर कर देंगे, प्रोवाइडेड वो जो सप्लायर है वो एज ए प्योर एजेंट काम कर रहा है जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है। दूसरा जो उसने पेमेंट करी वो अपने इनवॉइस में अलग से मेंशन कर दी, जैसे मैंने बिल बनाया 25,000 रुपीज़ प्रोफेशनल चार्जेस कंपनी बनाने के और 5,000 रुपीज़ आरओसी फीस, टोटल 30,000, तो उस केस में मैं जीएसटी 25,000 के ऊपर लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं एक लमसम बिल बना देता हूँ प्रोफेशनल चार्जेस इंक्लूडिंग आरओसी फीस 30,000, तो सर इस केस में ऑल्दो मैं 5,000 रुपये मैं एज ए प्योर एजेंट इनकर करें, बट मैं जीएसटी पूरे 30,000 पे लगाऊंगा। और तीसरा जो प्योर एजेंट की सर्विसेज है या जो मैंने चार्जेस इनकर करें ये मेरी सर्विसेज के ओवर एंड अबव है, तो अगर मैं ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता हूँ मैं प्योर एजेंट हूँ, और मैं इनवॉइस में अलग से दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन और मैं अलग से इनकी वैल्यू रिकवर करता हूँ कस्टमर से, तो इस वैल्यू के ऊपर मैं जीएसटी नहीं लगाऊंगा। अब इसमें एक चीज का आप ध्यान रखना, जैसे सपोज चार्टेड अकाउंटेंट है वो ऑडिट करने गया, मैं दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे को मुंबई की किसी कंपनी की ऑडिट मिली, तो मैं मुंबई की आने जाने की मैंने फ्लाइट का टिकट लगी, मुंबई जाके मैंने स्टे किया और उसके मेरा खर्चा हुआ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस पे 12,000 रुपये, और मैं 12,000 रुपये एक्चुअल क्लाइंट से रिकवर कर रहा हूँ, मैंने एक्चुअल उसको 12,000 रुपये का इनवॉइस में ऐड करके दे दिए। तो ये जो 12,000 रुपीज़ है ये प्योर एजेंट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये जो मेरी फ्लाइट की टिकट थी या होटल में स्टे था ये मैंने एंजॉय किया है, मैंने यूज़ किया है, और इनका टाइटल मैं होल्ड करता था, वो टिकट मेरे नाम पे थी, वो जो होटल था वो मेरे नाम पे था, उस होटल में मैं स्टे कर रहा था, तो इसलिए ये प्योर एजेंट में नहीं आएंगे, इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी लगेगा। फिर आगे रूल 34 है, छोटा सिंपल सा रूल है। ये कहता है कि अगर आपकी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हो, सपोज मेरी ट्रांजेक्शन हुई 10,000 यूएस डॉलर की, तो मेरे को देखना पड़ेगा अगर गुड्स की ट्रांजेक्शन है तो एक्सचेंज रेट में लूंगा जो कस्टम की रेट है, जैसे गुड्स के केस में मेरे को हो सकता है कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़े, इंपोर्ट के केस में तो कस्टम ड्यूटी के टाइम पे कस्टम ड्यूटी की जो रेट होगी एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जिस टाइम पे वो सप्लाई है जो उसका टाइम ऑफ सप्लाई है
मेरे को उस दिन की रेट देखनी पड़ेगी कस्टम ड्यूटी की। तो गुड्स के केस में मैं कस्टम ड्यूटी की रेट देख लूंगा। लेकिन अगर बात आती है सर्विस की, तो सर्विस के केस में सपोज मैंने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस की $10,000 की, तो अब मैं कस्टम ड्यूटी की रेट तो मेरे को पता नहीं। तो उस केस में जिस दिन मैंने बिल बनाया, मैं उस दिन की रेट देखूंगा अपनी बुक्स के हिसाब से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि मैं अपनी बुक्स में अकाउंटिंग किस अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं उसी वैल्यू के ऊपर जीएसटी पे करूंगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम ऑफ सप्लाई। मेरे को किस दिन की रेट देखनी है? टाइम ऑफ सप्लाई, जो मेरी जिस दिन मेरी जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है, मेरे को उस दिन की देखनी है, मतलब जिस दिन मैं बिल बना रहा हूँ या जिस दिन मेरे पास पेमेंट आई। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट है, रूल 35 कहता है कि अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मेंशन्ड है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब आपने इनवॉइस वैल्यू बता दी कि 11,800 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो उसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा रूल है, आपको कहता है कि आप रिवर्स मेथड से जीएसटी निकाल लो। तो मतलब 11,800 रुपये था, तो 118 मतलब जीएसटी मिला के सपोज 18% जीएसटी था, तो 11,800 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, मतलब इनवाइस वैल्यू इंटू रेट 18 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट 118, तो उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स निकाल लो 1,800 रुपये। तो सर इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है वैल्यूएशन का। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, एंड प्लीज़ फॉरवर्ड इट अमंग other students and professionals also. Thank you.